इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस में हम एक बैटरी लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग अथर्व, ये बैटरी है। गुड मॉर्निंग साक्षी, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो है ये हायर पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इज अ हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज द लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे लोअर होता है पोटेंशियल। ठीक है, ये रजिस्टर है, हम इसके ये ए एंड बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। और हाँ हाँ बोला बेटा। बरं ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा, दैट इज आई। अब यहाँ पे ये जो करंट है, सपोज हम बोल रहे हैं कि लेट क्यू बी द चार्ज flowing in a conductor in time del t। कितने टाइम में बोल रहे हैं हम? सिर्फ del t टाइम में। कितने टाइम में बोल रहे हैं हम? दैट इज del t टाइम में, कि ये q चार्ज यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और कितने टाइम में बोल रहे हैं हम? सिर्फ del t टाइम में। पूरा नहीं ले रहे हैं, पूरे टाइम के लिए नहीं ले रहे हैं हम, पहले सिर्फ del t टाइम के लिए ले रहे हैं। कि एक चार्ज निकला, सपोज यहाँ से q ये चार्ज निकला, और इसने इस रजिस्टर को पार करते हुए फिर से अपने नेगेटिव, वैसे तो चार्ज ऐसे फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्लो कैसे करता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि सपोज ये चार्ज ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और कितने टाइम में? del t टाइम में। अब जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये सम डिस्प्लेस ही हो रहा है, मूविंग हो रहा है, मोशन कर रहा है। अगर ये मोशन कर रहा है तो ये चार्ज जब इस रजिस्टर से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव आउट करेगा, तो इन दैट कंडीशन ये सम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा। और यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो वो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वो भी कितना रहेगा? दैट इज v। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल v है, और ये चार्ज जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करेगा तो सम वर्क डन करेगा। और वो वर्क डन कितना होगा? यानी एक यूनिट चार्ज के लिए 1 कूलम चार्ज विल फ्लो इन टाइम del t। एक कूलम चार्ज कितने टाइम में मूव आउट कर रहा है? del t टाइम में। तो वो सम अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है? वर्क डन करेगा। तो वो वर्क डन यानी कितना हुआ? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल कितना हुआ? तो v इज इक्वल्स टू w अपॉन q। वो पोटेंशियल कितना हुआ? दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी एक यूनिट चार्ज को काम जितना किया, एक यूनिट चार्ज ने फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट मूव आउट करने के लिए जितना काम किया, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल हियर। इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। दैट इज v इज इक्वल्स टू w अपॉन q। तो इसने वर्क डन कितना किया इस पे से? अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 1 कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो इसने वर्क डन कितना किया? w इज इक्वल्स टू v इंटू q। इतना इसने क्या कर दिया? वर्क डन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वर्क कर रहा है, यानी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें है प्रेजेंट चार्ज में। और वो एनर्जी ये किसके लिए यूज कर रहा है? वो एनर्जी वो किसके लिए यूज कर रहा है? कि इसे मूव करने के लिए फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर, सॉरी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर। एंड करंट, उसके कारण करंट कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो ये काम करने के लिए उसने सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर दी? वेस्ट कर दी। अब वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो आपको ये भी पता है, ये भी वर्क डन यानी एनर्जी हुई। वर्क डन यानी क्या हुई? एनर्जी हुई। इट इज ऑल्सो इज मेजर्ड इन जूल एंड एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल। ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे, ये जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी कितनी रहेगी? अगर हम इसे, अच्छा इसे हम v को I के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। w इज इक्वल्स टू फॉर्मूला कैसे जाएगा? कितने, सॉरी v इज एज इट इज, एंड q को I के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? q का फॉर्मूला क्या है? q का फॉर्मूला क्या है?
Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. I इंटू यहाँ पे हम टाइम कितना ले रहे हैं, दैट इज डेल टी. हम यहाँ पे डाल देते हैं, दैट इज I इंटू डेल टी. ठीक है. तो इस डेल टी टाइम में उसने कितनी एनर्जी वेस्ट की, तो वो एनर्जी हम कैसे लेंगे, इन लिमिट के फॉर्म में ले रहे हैं. ठीक है. लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, दैट इज कितना, तो डी सॉरी डेल यू अपॉन डेल टी. कितना ले रहे हैं हम, दैट इज डेल यू अपॉन डेल टी. अब डेल यू अपॉन डेल टी यानी हम इसको शॉर्टकटली क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी यू अपॉन डी टी. लिमिट जब आता है डेल यू अपॉन डेल टी, दैट इज डी यू अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको. और ये हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज वी इंटू आई, वर्क डन. और वो किसके फॉर्म में रहेगा, एनर्जी के फॉर्म में. और वो एनर्जी कितना डेसिपेटेड करेगा इन दैट फॉर्म, दैट इज वी इंटू आई. ठीक है. तो ये वर्क डन अपॉन डेल टी, डी यू अपॉन डेल टी, डी यू अपॉन डेल टी बचता क्या है, दैट इज वी आई. और वर्क डन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या होता है, नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या होता है, दैट इज पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम. तो ये जो हुआ दैट इज डी यू अपॉन डी टी, ये क्या हुआ, दैट इज पावर. वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पावर. या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पावर. तो ये V इंटू आई. तो पावर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, V इंटू आई. पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इंटू आई. इसे हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे V का फॉर्मूला होता है आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलते हैं, आई आर. हम इसमें डाल दे तो आई आर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वेयर आर. ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकंड फॉर्म हुआ. P इज इक्वल्स टू, और एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, R को लिख सकते हो आप, या I को भी लिख सकते हो आप. I इज इक्वल्स टू V अपॉन, ये हम इसमें डाल दे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. एक आर गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर. तो पावर का एक तीसरा फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आई. अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आपका चार्ज मोशन करता है, आपको पता है कि जब चार्ज मोशन करता है यानी उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, एक्चुअल उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है. और वो काइनेटिक एनर्जी जब जब वो इस, ये आपका कंडक्टर होता है, इसमें ये सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इसका ये एटम है, ये आयंस है आपके. ठीक है. ये जब मूव करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और जब ये इस पे कोलाइड करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन ये जो है ये एनर्जी क्या करते जाएगा, गेन करते जाएगा. ये लॉस करेगा तो ये एनर्जी क्या करते जाएगा, गेन करेगा. यानी यहाँ पे ये एनर्जी गेन करेगा. जैसे जैसे ये एनर्जी गेन करते जाएगा इसमें वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगी. इसमें कौन सी मोशन स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट होगी. ये जगहों पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, मोशन नहीं करेगा. ऑसिलेट बोल सकते हो आप, वो वही के वही उसी पोजीशन पे अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यानी बहुत माइनर अमाउंट में वो वाइब्रेट करते रहेगा. जैसे जैसे वो वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा. अब वो एनर्जी वो किसके लिए यूज करेगा, तो इस कंडक्टर को हीट करने के लिए यूज करेगा. किसके लिए यूज करेगा, हीट करने के लिए. यानी हम जो बोलते हैं कि कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट की प्रोसेस होती है, तो ये जो इसको एनर्जी, ये बैटरी जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को टू फ्लो करने के लिए, वो उसको दो फॉर्म में यूज कर रहा है. पहला फॉर्म क्या, तो वो कुछ काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है. फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करने के लिए वो वर्क डन कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए वो काम कर रहा है. और दूसरा वो किसके लिए कर रहा है कि जब वो मूव करता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है, वो काइनेटिक एनर्जी इस पे कोलाइड होने के बाद ये गेन करता है और ये वाइब्रेट करता है. और इस वाइब्रेशनल मोशन के कारण ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, और वो उसके कारण ये कंडक्टर आपका हीटिंग इफेक्ट की प्रोसेस करता है. यानी इस चार्ज को मिलने वाले एनर्जी का वो दो फॉर्म में यूज कर रहा है, टू मूव फ्रॉम ए टू बी
यानी वर्क डन करेगा और साथ में वो उस एटम पे कोलाइड होने के बाद हीट भी करेगा। यानी इस तरह से उस एनर्जी को वो दो फॉर्म में यूज करेगा। ठीक है, फिर से आओ हम डेरिवेशन पे आते हैं। फिर से ये आपके लिए भी ये फॉर्मूला नया है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक यूनिट चार्ज डेल्टी टाइम में अगर ये मूव आउट करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो इन दैट कंडीशन ये वर्क डन करेगा। तो वर्क डन कितना करेगा, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, इतना वर्क डन करेगा। पोटेंशियल कितना डेवलप करेगा, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। ये यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप करेगा जब ये फ्रॉम ए टू बी मूव आउट करेगा तो सम पोटेंशियल डेवलप करेगा। वो पोटेंशियल कितना रहेगा, तो दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर। टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A to B, 1 coulomb charge move from A to B in time del t, it do some work. That is work done is equals to potential multiplied by charge. That is W is equals to V into Q. हम Q को हमने I और T के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो I into del T। अगर मैं इस वर्क डन को एनर्जी कंसीडर करती हूँ, दैट इज डी यू, ये अगर इसके अपॉन में भी चला जाता है, ये वर्क डन जो हुआ इसे हम डी डब्ल्यू या डी यू भी बोल सकते हैं, वर्क डन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डी यू अपॉन डी टी। एक्चुअली इसे डेल यू भी लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी के फॉर्म में। तो ये डेल यू अपॉन, अगर ये डेल टी वैसे भी डब्ल्यू के अपॉन में डेल टी चला जाता है तो बेटर रिमेनिंग क्या रहता है, दैट इज वी इंटू आई। ये W के अपॉन में मैंने इस डेल्टी को अगर डाल दिया, ये ऐसे मूव आउट कर दिया यहाँ पे, तो बचता क्या है, V अपॉन आई। और ये पर यूनिट टाइम में होने वाला वर्क डन हुआ, और पर यूनिट टाइम में होने वाला वर्क डन यानी क्या होता है, तो पावर। तो हमने सिर्फ इसको लिमिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टाइम में लिया है। एक 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है तो उसके लिए उसने कितना वर्क डन किया, यानी हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें इसको लिमिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, दैट इज डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज वी इंटू आई। एंड डेल यू अपॉन डेल टी लिमिट रहा तो हम उसको लिखते हैं डी यू अपॉन डी टी, एंड डी यू अपॉन डी टी इज नथिंग बट अ वर्क डन, दैट इज एनर्जी। इसलिए हम डी वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो रहा है, दैट इज V इंटू आई। और हमने सिर्फ इसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो V को हमने, V का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है I इंटू आर, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यही फॉर्मूला हुआ I स्क्वायर आर, I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। और इसी को हम अलग फॉर्म में और लिखना चाहे तो आई की वैल्यू, मैंने ये आई की वैल्यू इस पे से निकाली, ये आर इसके अपॉन में चला गया, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर फॉर्मूला होता है। ये हम इसमें डाल दे तो ये आई स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर के साथ कैंसल हुआ, बचा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का ये थर्ड फॉर्मूला आता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रॉब्लम में कैसे दिया जाता है उस हिसाब से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसमें मेन बात तो यही आपको ध्यान में रखनी है कि जब जब कोई चार्ज मोशन करता है तो वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, उसको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी वो दो फॉर्म में यूज करता है, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड सेकंड, यानी वो उस एनर्जी का वो वन पॉइंट टू अनदर जब मूव करता है, यानी उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और साथ में वो जब मोशन करता है तो वो एटम्स पे कोलाइड होता है, तो एटम वाइब्रेट होता है और कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो हीटिंग इफेक्ट की प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए वो जब जब हीट होता है ना, तो ये रजिस्टर करंट को अपोज करना स्टार्ट करता है। ये हीट होता है, इसलिए यहाँ पे अपोजिशन की पोजीशन, टू फ्लो द टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट की जो पोजीशन है, प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे फिर स्टार्ट होना चालू होती है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी मिलनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, हमें इफिशियंसी मैक्सिमम मिलनी चाहिए। यानी हम जैसे
गाड़ी में अगर हम फ्यूल डाल रहे हैं, 1 लीटर फ्यूल डाल रहे हैं, तो वो पूरा 1 लीटर वो गाड़ी चलाने के लिए ही होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथ में वो गाड़ी का इंजन गर्म होता है, यानी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो फ्यूल की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे लॉस हो रही है, यानी वहां पे इफिशियंसी कम हो रही है उसकी। तो यानी वो, हम तो सोचते हैं हमेशा यही है कि उतना होना नहीं चाहिए, कम से कम एनर्जी लॉस होनी चाहिए। यानी वो फ्यूल का पूरा यूज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सेम यहाँ पे जैसे ही वो चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी एक्चुअली क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट का वो पूरा यूज नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वो किस में जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट में जा रहा है। और वो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये इसको अपोज करने का काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लेम है? नेट कनेक्शन काय प्रॉब्लेम आहे तुमचं? माझं तर व्यवस्थित सुरू आहे, बाकीच्यांना काही प्रॉब्लेम आहे का रे? हाँ चलो देखो एक बार, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ तो उसमें आपको मिल जाएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 6 एम्पियर करंट फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो करंट हो गया 6 एम्पियर, पोटेंशियल हो गया 230 वोल्ट। कैलकुलेट द पावर इन द हीटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 5 आवर्स। कितने टाइम्स में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा बोलते, कितने आवर्स में, T इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के हमें क्या करने पड़ेंगे, सेकंड, 5 आवर्स के क्या करने पड़ेंगे, सेकंड। सेकंड कितने हो जाएंगे, कितने होते हैं आवर्स के सेकंड, कितने होते हैं? हाँ हाँ, कितना आता है ये, 5 0 0 0, 5 6 1 टाइम जॉईन केली मीटिंग मॅम, बघा काय होतंय तुमचं तर 3। ठीक है। चलो पावर निकालनी है हमें पहले। पावर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या जाता है, वी और आई है हमारे पास, तो वही लेते हैं हम, वी इंटू आई। वी इज 6, सॉरी वी इज 230 and current is 6, that is 6 zeros are 0, 6 threes are 18, carry 1, 6 twos are 12 plus 1 13, that is 1380 watt। काय में पावर काय में मेजर होती है, पावर का यूनिट क्या होता है, वैट। हाँ, W which is denoted by W, पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर। वॉट भी बोलते हैं कोई, वैट भी बोलता है, देखो क्या बोलना है आपको तो उस हिसाब से। ठीक है, हाँ चलो हमें क्या निकालना है, दैट इज एनर्जी कंज्यूम इन 18,000 सेकंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर कितनी कंज्यूम की है, 1380, कितने टाइम के लिए निकालना है हमें, 18,000 सेकंड के लिए। तो ये 1 2 3 4 0 तो लिख ही लेते हैं हम। देखो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, बताओ मुझे, 138 मल्टीप्लाइड बाई 18, इसको हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2.484 इंटू 10⁻⁷। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। वैसे एनर्जी काय में मेजर्ड होती है, जूल में मेजर्ड होती है। तो हम इसे जूल या फिर वॉट सेकंड भी लिख सकते हैं। इसे किलोवाट पर आवर में भी रख सकते हो आप इसको। फिर ये जो है आपका वैट का कन्वर्शन, इसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करके इसे अगर हम आवर्स में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे फिर यूनिट आएगा किलोवाट आवर, ऐसा आएगा। लेकिन ये तो हमारा सिंपल है, और एनर्जी हम काय में मेजर कर रहे हैं, जूल में, तो मैंने पूरा वो उसी में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिया हुआ है।
तो ये कितना आएगा, दैट इज 2.484 इंटू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कलर कोडिंग ऑफ अ रजिस्टर। तो इसके लिए तो पहले रजिस्टर के कलर कोडिंग के लिए हमें उसका चार्ट पता होना चाहिए और वो लर्न भी होना चाहिए चार्ट कलर कोडिंग के लिए। आपने कभी रजिस्टर देखा है क्या? देखा है रजिस्टर किसी ने? उसके कलर बार होते हैं, देखा है? ये चार्ट है आपका जिसमें यहाँ पे कलर्स आएंगे, यहाँ पे उसके फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फिर मल्टीप्लायर और फिर आएगा टॉलरेंस। ये आपको अगर पता हो जाए तो आप इसके कलर्स लिख सकते हो। अब इसे लर्न कैसे करना है देखो, बीबी रॉय, ये रॉय का स्पेलिंग है ROY, बीबी रॉय गोज का जी इनिशियल ले रहे हैं हम, बीबी रॉय गोज टू लंदन, लंदन मन में रखो, ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। लर्न कैसे करोगे, बीबी रॉय गोज टू लंदन एंड ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। ओके, और इसमें लास्ट में जो कलर आता है वो आता है गोल्ड, फिर आता है सिल्वर और फिर आता है नो कलर। ये ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीन बी आते हैं। तो पहला बी आपका ब्लैक का है, दूसरा ब्राउन का है, ये रेड हुआ, ये ऑरेंज हुआ, ये येलो हुआ, ये आपका ग्रीन हुआ, ये ब्लू, ये वॉयलेट एंड दिस इज ग्रे एंड दिस इज व्हाइट। ऐसे याद कैसे रखोगे, बीबी रॉय गोज टू लंदन एंड ब्रिंग वेरी गुड वाइफ एंड गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, ऐसे। अब यहाँ पे ब्लैक का जो डिजिट आता है वो 0 आता है, सेकंड डिजिट अगर भी सेकंड इसमें भी आएगा तो 0। ये सेकंड फर्स्ट की कोई जरूरत नहीं होती एक्चुअली, डायरेक्ट 1 0 1 2 लिखा तो भी चलता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसके लिए कोई डिजिट्स नहीं होते। ये भी सेम, अगर सेकंड में अगर ये कलर आते हैं तो वही नंबर देने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर की जो कंडीशन है ये यही से स्टार्ट होती है, यही आते हैं 10⁻�0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 4 5 6 7 8 एंड 9, बस इतने। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर और अगर नो कलर आता है तो इन दैट कंडीशन उसमें आते हैं दैट इज 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और इसके लिए कुछ नहीं आता है। हाँ, साथ में यहाँ पे टॉलरेंस आता है, टॉलरेंस होता है ±5%, ±10% एंड ±20%, डबल के फॉर्म में 5 10 20, 5ची दुप्पट 10, 10ची दुप्पट 20, असं 5 10 20। ये पूरा चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप रजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब रजिस्टर की कलर कोडिंग, ऐसा आपका ये रजिस्टर होता है। ठीक है, अब इसमें ये ऐसे बेल्ट आते हैं कलर के। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट कलर के लिए हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं, ये जो आपका दिया है फर्स्ट डिजिट। सेकंड कलर के लिए हम लिखते हैं सेकंड डिजिट। थर्ड कलर के लिए हम लिखते हैं मल्टीप्लायर, ये वाला मल्टीप्लायर। और फोर्थ कलर के लिए लिखते हैं हम टॉलरेंस। क्या लिखते हैं हम, टॉलरेंस। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, जैसे तुम्हारे इसमें अगर कोई एग्जाम्पल दिया होगा तो वही उठाते हैं हम। येलो वॉयलेट ऑरेंज गोल्ड, अगर यहाँ पे ये येलो है, ये वॉयलेट है, देन ऑरेंज है और गोल्ड है,
ऐसे 4 कलर दिए हुए हैं आपको, येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड, ऐसे। तो इसके लिए तो पहले कलर के लिए पहला डिजिट यूज करना होता है, और येलो का डिजिट क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4। सेकंड कलर के लिए भी हमें डिजिट यूज करना होता है। सेकंड कलर कौन सा है आपका, वॉयलेट कलर है, और वॉयलेट का कलर कोड कितना है, दैट इज 7, तो यहाँ पे आएगा 7। ऑरेंज के लिए, थर्ड कलर के लिए हमें क्या चूज करना होता है, उसका मल्टीप्लायर। ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है, देखो, दैट इज 10⁻³ तो यहाँ पे आएगा 10⁻³। और चौथे कलर के लिए हमें क्या यूज करना होता है, टॉलरेंस, और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, दैट इज +-5%, तो यहाँ पे आएगा +-5%। पहले कलर के लिए डिजिट, दूसरे कलर के लिए भी डिजिट, तीसरे कलर के लिए मल्टीप्लायर यूज होगा उसी कलर का, इसी का डिजिट, एंड चौथे कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, टॉलरेंस, दैट इज 47, यानी हम इसे लिखेंगे कैसे, 47 इंटू 10⁻³ +-5%। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपकी किस में आ रही है, दैट इज ओहम में। ये किस में आ रही है आपकी, ओहम में। ये वैल्यू किस में आ रही है, ओहम में। हमें अगर इसको किलो ओम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे ना। ओहम को अगर किलो ओम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये 1000 गेट कैंसिल, यानी ये क्या हुआ, 47 +-5% किलो ओम। एक्चुअली किलो ओम यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। यस ऐसे लिखा जाता है, 47 किलो ओम +-5%। ये यानी ये +5 भी हो सकता है और या फिर -5 भी हो सकता है। हम 5% के निकाले तो 0.05 होता है, परसेंट साइन निकालते हैं तो, यानी इसमें 0.05 ऐड भी होगा या फिर 0.05 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी होगा, टॉलरेंस, ऐसा इसका मीनिंग होता है। इस तरह से हम रजिस्टर की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू। और कोई ले लेते हैं हम अपने मन से लेते हैं। ब्राउन, रेड, ग्रे एंड सिल्वर, ऐसा लेते हैं 4 कलर। अब इसको कैसे लिखोगे, ब्राउन का कलर कोड देखो क्या है। फर्स्ट ब्राउन के लिए पहला डिजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। रेड के लिए भी, हाँ, रेड के लिए भी हमें डिजिट यूज करना है। रेड का डिजिट क्या दिया है, रेड रेड का है 2, तो यहाँ पे 2। ग्रे के लिए हमें क्या यूज करना है, ग्रे के मल्टीप्लायर, तो ग्रे का मल्टीप्लायर देखो क्या है, दैट इज 10⁻8, तो हम लिखेंगे 10⁻8। एंड सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, +-10%, यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज 12 इंटू 10⁻8 ओहम +-10%। इसको भी अगर किलो ओम में कन्वर्ट करना है तो, हाँ, 1000 से डिवाइड, यानी 10⁻3 ऊपर जाके -3 हो जाता है, एंड 8 - 3 दैट इज +5 किलो ओहम +-10%। और देख लो, ऑरेंज, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, ऐसा लेते हैं। आप कैसे करोगे, ऑरेंज के लिए डिजिट क्या है, ऑरेंज का डिजिट देखो आपके टेक्स्ट में। व्हाइट के लिए भी क्या आएगा, 9। गोल्ड के लिए 10⁻, हाँ, -1। और सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, +-, हाँ, दैट इज 39 इंटू 10⁻⁻1 ओहम +-10%।
इसको किलो ओम में करना है तो फिर से मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा, यानी ये होगा 39 इंटू 10⁻⁻4 किलो ओम प्लस माइनस 10%। 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 यानी 10 का पावर 3 होता है, ऊपर जाके ये -1 था, ऊपर जाके ये 10⁻³ हो जाएगा, -1 - 3 दैट इज -4, that is 39 into 10⁻⁻4 किलो प्लस माइनस 10%। आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है